सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वेनिवल भाई वेनिवल की से कहते हैं कि अगर जूफन इस लड़ाई को जीतने से पहले किसी से भी कुछ भी कहता तो कोई भी उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनता, यहाँ तक कि ये एलाइट लेबर ऑफिस भी। मगर ये जूफन, इसके पास में एक बेहद ही ज्यादा ग्रेट चार्म है और ये इस दुनिया में पैदा ही बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए हुआ है। इवन की यही हमारा अगला सेक्ट लीडर बनने के लायक है। के बाद इधर जूफन अपने कपड़े झाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है कि तभी क्विलेंग, यूलेंग, गैंगर ये सब लोग जूफन के सामने आते हैं और उसे थम्स अप करते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, आप सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। आप सच में हमारे सेक्ट के सबसे बेस्ट डिसाइपल हैं, जो कि ना तो इस सेक्ट में कभी भी आ पाया है और ना ही कभी आ पाएगा, क्योंकि आप यहाँ तक कि इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भी एक बिल्कुल चींटी की तरह मसल सकते हैं। तो क्विलेंग की ये बात सुनने के बाद में जूफन भी उससे कहता है कि पहले तो इस तरीके से चापलूसी करना बंद करो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे इस तरीके के बड़े चेहरे को देख चुका हूँ। और मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को सचमुच में लगा था कि मैं इस तरीके की गलती के लिए कभी भी माफी मांगूंगा? तो ये सुन फिर क्विलेंग भी थोड़ा एम्बेरस होते हुए हंसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू, हम लोग नहीं जानते कि आप कब क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें इस सब चीज का तो कोई अंदाजा ही नहीं था। और अगर हमें इस बारे में पहले ही पता होता तो तभी जूफन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें इस बारे में पता होता तो ये प्लान कब का सभी के सामने एक्सपोज हो गया होता। मेरा ये ग्रेट स्कैम पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल था, ताकि वो दोनों इससे पूरी तरीके से टूट जाएं और वो दोनों अपने ऊपर जरा सा भी कंट्रोल ना कर पाए, और इससे उन्हें चुनौती देना और उन्हें कमजोर करना आसान हो गया। और इतना ज्यादा गुस्सा अपने अंदर समाने की वजह से वो लोग उस चीज का आधा भी यूज नहीं कर पाए जो कि वो सचमुच में कर सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी एल्डर की सोल बाहर निकल जाने के बाद में उसे मारना इतना आसान हो पाता है? उनके साथ माइंड गेम्स खेलना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। उन्हें अचानक से शॉक और फिर क्रोध दिलाने से उनके उस भयंकर एंगर ने ही उन्हें नष्ट कर दिया, और इस सब का श्रेय तो तुम ही लोगों को जाता है। तुम लोगों की वजह से ही तो मैं इतने ज्यादा शिखर तक पहुंच पाया हूँ, और इस सब की वजह से इतना ज्यादा हाईलाइट हो पाया हूँ। तुम लोगों का मेरे लिए मंच का तैयार करना, ताकि मैं आऊं और उन्हें धरती पर पटक दूं और वो लोग मेरी चाल में भी आसानी से फंस जाएं। जूफन की ये सारी बातें सुनकर के तो वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो तब जूफन उनसे कहता है कि डीमन हमेशा हमारे दिल से निकलता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो वो लोग भी जूफन की इस बात के लिए एग्री करते हैं, जबकि इधर गुईहू नाराज होते हुए जूफन की ओर घूरने लगता है और फिर आगे उससे कहता है कि स्टीवर्ट जू, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं यहाँ इस लेबर ऑफिस में क्यों आया हूँ, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर मैं अपने हर्ट को ट्रेन करना कहाँ से शुरू करूँ? और यहाँ पे चाइफिंग वो पहला है जिसने मुझसे कहा है कि मैं कमजोर हूँ क्योंकि मेरा हर्ट वीक है। फिर तुम आकर के मुझे बताते हो कि जैसे जैसे व्यक्ति का हर्ट अस्त व्यस्त होता जाता है, व्यक्ति वैसे ही कमजोर होता जाता है। तो बताओ आखिर कैसे कैसे मैं इसे अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ? तो जुफन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहीं और अभी बताता हूँ। अपने दिल को हम कभी भी ट्रेन नहीं कर सकते, बस सिर्फ उसे टेम्पर्ड कर सकते हैं। तो ये सुन गुईहू भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो तब जूफन आके उससे कहता है कि हर्ट कोई किसी तरीके की कल्टीवेशन नहीं है, जैसे कि हम अपनी अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपनी सोल और बॉडी को ट्रेन करने की तरह ट्रेन कर सकते हैं। इसके सभी स्तर, इसके सभी लेवल्स तो सिर्फ अपने अंदर और एक्सपीरियंस से आते हैं। किसी एक्सपीरियंस के केवल अज्ञानता ही रह जाती है, और इसके अलावा इस दुनिया में अपनी इंसाइट को पाने का और कोई रास्ता नहीं है। और यही है एनलाइटमेंट का असली मतलब। यहाँ पे तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से अनलाइटेड है, अपने आत्मज्ञान से भरे हुए, मगर साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो कि हजारों डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद भी हमेशा कंफ्यूज ही होंगे। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो कि कई सारे अलग अलग वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, और इसी वजह से हर किसी का अपना अपना दिल अलग अलग होता है। जूफन की ये बात सुन गुईहू शॉक होते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी इसे ट्रेन नहीं कर पाऊंगा? तो ये सुन जूफन भी कुछ देर के लिए गुईहू की ओर देखता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा, इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मुझे तुम्हारी कभी ज्यादा परवाह नहीं रही, इसलिए इस छोटे से सीक्रेट का कभी जिक्र मत करना। तुम सभी ही अपने ही एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट हो, और ये सब कुछ तुम सभी लोगों के हर्ट पर भी अप्लाई करता है। बुद्धिमान लोगों को फॉलो करने से तुम्हें तुम्हारी अंतर्दृष्टि मिलेगी, लेकिन वो कितनी मिलेगी ये
तुम पर निर्भर करता है, इसलिए आपको इसकी बजाय एल्डर युआन के करीब रहना चाहिए। तो तब इधर जूफेन की ये बात क्विलन थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे कहता है कि आखिर एक बोर्न टेम्परिंग स्टेज के ओल्ड कोर्ट के साथ रहने से आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो गुयो की ये बात सुनकर के तो जूफेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि तुम इग्नोरेंट फूल। एल्डर युआन एक ऐसे आदमी है जिनके के पास एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा खजाना है। वो बहुत ही ज्यादा समझदार और विचारशील है। यहाँ पे मैंने भी इस वर्ल्ड के मतलब को लेकर के उनके साथ बैठ करके कई सारी बातचीतें की हैं और यहाँ पर तुम उन्हें इतने ज्यादा हल्के में ले रहे हो। सबसे पहले तो तुम चीजों की सराहना करना सीखो। इसके अलावा क्या तुम सचमुच में उनकी बात के ऊपर विश्वास करते हो? और मेरा उनकी कीमत को तुम्हें समझाने के रीजन बस इतना ही है क्योंकि मैं उन्हें लेकर के काफी ज्यादा काइंड हूँ, और ये भी क्योंकि तुम हमारी साइड पे हो। तुमने इस लेबर ऑफिस के लिए बहुत कुछ किया है। तो अब इधर क्विलिंग में खुश होते हुए गुइहू से कहता है कि सीनियर ब्रदर गुइहू वो ओल्ड गाय सचमुच में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनके पास में वाकई में जाना चाहिए। तो गुइहू पूछता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो क्विलिंग कहता है क्योंकि मुझे उनके कहे गए शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। तो गुइहू भी कहता है कि अगर तुम्हें उनके कहे गए शब्द ही समझ में नहीं आते कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि वो इस चीज के एक्सपर्ट है, आखिर तुम ये सब कहने के लिए किस तरीके का लॉजिक लगा रहे हो? तो क्विलिंग कहता है कि हालांकि स्टीवर्ट जून की सारी बातों को समझ सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हम उन दोनों के स्तर से बहुत ज्यादा दूर है। क्विलिंग की ये बात सुनकर तो गुइहू को भी एक जोरदार झटका लगता है और फिर वो वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू और बाकी के सब लोग मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर गुइहू वहाँ से चला जाता है। तो तब उसे जाता हुआ देख जूफेन भी कहता है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल हमारे ल्यू क्लैन के एल्डर ली की तरह। मुझे तो बहुत पहले से पता था कि वो एक जासूस बनने के तो योग्य नहीं है, फिर भी मैंने उसके ऊपर पूरे समय नजर रखी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अब और भी ज्यादा अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो तभी वेनरेबल यांग उसके पीछे आते हुए कहते हैं कि और ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए इतने ज्यादा मॉडेस्ट मत बनो क्योंकि अगर तुम जरा सा भी उसे और प्राप्त कर लोगे तो तुम सचमुच के एक डीमन बन जाओगे। इसके बाद जब तब जूफेन मुड़ करके उन्हें देखता है तो तब वेनरेबल यांग खुश होते हुए कहते हैं कि सानी तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा टफ हो। दो एल्डर्स का अकेला ही सामना करना और फिर उन्हें मार डालना, हमारी ये बात सचमुच में तुम्हें एक अलाइट बनाती है, इसलिए तुम्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग को भी डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, जिसके बाद हम डेफिनेटली मिडिल 3 सेक्टों में शामिल जरूर से हो जाएंगे। और सचमुच में तुम्हारी फेथ एक लीडर बनने के लिए हुई है। तो वेनरेबल यांग को ये सब करता हुआ देख जूफेन भी थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि माफ करना, मगर मैं अलाइट एरिया में रहना पसंद नहीं करता। तो तब ये सुन बाकी के सभी एल्डर्स भी एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या आखिर अब तुम क्या खेलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी आज की अकेली ये लड़ाई इस सेक्ट में तुम्हारी सिचुएशन को शो कराती है, और अब तुम्हें एक अलाइट डिसाइपल मानने से इस पूरे एंटायर सेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इसे रिफ्यूज कर रहे हो। और क्या ये यही वो पूरा कारण नहीं है जिसके के लिए वो ये यहाँ पर तुम्हें लेकर के आया था? तो तब जूफेन उनसे कहता है कि जी वो ये मुझे यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए लाया था, ना कि एक अलाइट डिसाइपल बनने के लिए। और जो डिसाइपल्स डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाएंगे वो केवल सिर्फ अलाइट लेबर ऑफिस से जाएंगे, बल्कि कोई भी आपके अलाइट एरिया से नहीं जाएगा। तो जूफेन की ये बात सुन के तो तीनों एल्डर्स ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो तब जूफेन आगे कहता है कि जब सब कुछ कहा और किया गया तो तब वो अलाइट एरिया ही था जिसने कि हमें ताना मारा, भले ही उन्हें उकसाया क्यों न गया हो। और तब मैंने कहा था कि मैं लेबर ऑफिस की ग्लोरी को वापस लेकर के आऊंगा, और मैं ऐसा जरूर करूंगा। पहला तो वो इनर सेक्ट था, और अब जो कुछ भी रह गया है वो है आप लोगों का अलाइट एरिया। क्या तुम सब लोगों ने ये नहीं कहा था कि हम लोग एक अलाइट बनने के योग्य नहीं है? तो ठीक है, फिर डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को हमारे पास आना होगा और बस यहाँ पे आकर के छोटे मोटे टास्क करने होंगे। हालांकि ये देखना मेरे ऊपर है कि क्या आप लोग एक लेबर बनने के लायक है भी हैं या नहीं। तो तब इधर जूफेन की ये सारी बातें सुन वेनरेबल यान भी थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आखिर हम सभी लोग उन 2 बच्चों के लिए इस प्राइस को पे क्यों करें? क्योंकि असली क्राइम तो खाली उन दोनों ने ही किया था। वैसे भी क्या वो दोनों ऑलरेडी मारे नहीं गए? जूफेन तुम सचमुच में हम सभी में से सबसे ज्यादा अमेजिंग टैलेंट हो, और मैं हमेशा से ही तुम्हारी साइड पे हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी ये सीखना चाहिए कि तुम्हें कब पीछे हटना है। तो तब जूफेन कहता है
है कि क्योंकि ये मेरे डिसाइपल्स की डिग्निटी की बात है तो इसलिए मुझे अभी भी कठोर होना होगा। इतना कह करके फिर जूफन वहाँ से जाने लगता है और उन लोगों से कहता जाता है सीवुये से कह देना अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है तब मैं ट्रबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने के लिए राजी हूँ, मगर अगर वो इस बात के लिए मना करता है फिर मैं बस यहीं पर रहूंगा इस लेबर ऑफिस का स्टीवर्ड बनकर। इतना कह करके जूफन वहाँ से जाने लगता है जबकि उसके सभी डिसाइपल्स उसे जाता हुआ देख खुश होते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं तो इसीलिए तो वो चारों स्कैमिंग डीमंस भी जूफन को फॉलो किया करते थे। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट था, बल्कि ये उस सब चीज के लिए पूरी तरीके से वर्दी था। तो गाइस अब उधर आगे क्या होने वाला है इसका पता तो हमें इसके आगे अगले एपिसोड में चलेगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेट की एक पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वेनरेबल्सी ऑलरेडी वहाँ पे बैठे होते हैं जबकि ग्रैंड एल्डर भगते हुए उन्हीं की ओर आ रहे होते हैं। इधर वेनरेबल्सी तो मस्त बैठे अपने पैक बना रहे होते हैं और साथ ही उनका मजा ले रहे होते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर आते हुए कहते हैं कि वेनरेबल्सी कुछ बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हुआ है। तो वेनरेबल्सी उनसे कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर इस उम्र में भी आप काफी कुछ काम कर रहे हैं और इतना कुछ इस एज में नहीं सहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात आपको इतना ज्यादा उत्तेजित कर रही है। तो वेनरेबल्सी की ये बात सुन तो ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उनसे कहते हैं कि क्या छोटी सी बात, क्या वेनरेबल्सी आप ऑलरेडी इस बारे में जानते हैं? वेनरेबल्सी कहते हैं कि हाँ मैंने ही तो ये प्लान बनाया था, ये सब कुछ मेरा ही तो रचा हुआ षड्यंत्र है। तो ग्रैंड एल्डर ये सुनकर के तो और भी ज्यादा हैरानगी में अपने मन में कहते हैं कि क्या आपने इसकी योजना बनाई थी जिससे कि आपने उन दोनों को मौत की घाट उतरवा दिया। अब जब इधर ग्रैंड एल्डर को इस तरीके से शांत खड़ा हुआ देख करके उनसे कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर क्या आपको अभी भी इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया? जरा सोचिए इस बारे में। सेकंड और सेवंथ एल्डर वहाँ लेबर ऑफिस में काफी बड़ी गड़बड़ी खड़ी करने के लिए गए थे और मुझे लगता है कि इस समय उस जगह पर बहुत ही ज्यादा भयानक उथल पुथल हो रखी होगी, जिसके बाद हम सेक्ट को परेशान करने के बहाने का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह हम अलाइट लेबर ऑफिस को कुछ ही पलों में कुचल देंगे। तो अब वेनरेबल्सी की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ओ तो आपके कहने का ये मतलब था। ये सुन तो वेनरेबल्सी भी थोड़ा परेशान हो गए होते हैं और ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं कि तो फिर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? तो ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि ये मामले थोड़े अलग अलग हैं, फिर भी आश्चर्यचकित रूप से ये काफी ज्यादा सेम है। तो ये सुनकर तो वेनरेबल्सी भी उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे? तो ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि जो दो एल्डर्स के ऑर्डर्स पर लेबर ऑफिस में अपोलॉजी बैंक्वेट में गए हुए थे। ग्रैंड एल्डर की ये सारी बातें सुनते हुए तो वेनरेबल्सी आराम से अपना पैक पी रहे होते हैं। तभी जैसे ही ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि वो दोनों ही एल्डर आखिर में मारे गए, ये सुनते ही वेनरेबल्सी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो जो कुछ भी पी रहे होते हैं उसे भी डायरेक्ट उगल देते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उन्हें क्या सुना। इसलिए ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर क्या आप एक बार फिर से कह सकते हैं जो कि आपने अभी अभी कहा? तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ मैंने कहा, आपने जो दो एल्डर्स बैंक्वेट में भेजे थे वो आखिर पे मारे गए। तो इसे सुनकर तो वेनरेबल्सी को फिर से एक झटका लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं कि मगर लेकिन कैसे, आखिर कैसे वहाँ किसी में इतनी ज्यादा हिम्मत हुई, क्योंकि यहाँ तक कि किसी भी वेनरेबल को ये सब करने का राइट भी नहीं है। तो ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि अगर एक वेनरेबल ऐसा करता तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता, कम से कम इससे हमें अलाइट लेबर ऑफिस को घेरने का एक बहाना तो मिल जाता। और लेकिन इस काम को वो भी सबके सामने करने वाला और नहीं बल्कि वहीं का एक आम सा डिसाइपल था। उसने हमारे सेक्ट के रूल्स का यूज करते हुए उन दोनों एल्डर्स को चैलेंज किया और उन्हें वहीं पर मार दिया, जिससे कि हम भी आगे उसे छू ना पाए। तो ये सुनकर के तो वेनरेबल्सी कहते हैं कि आखिर एक डिसाइपल ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर वहाँ ऐसा कौन है जो कि एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को भी मार सके? और आखिर कब से हमारे सेक्ट के पास में इतने ज्यादा भयानक डिसाइपल्स आ गए? तो फिर ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि आखिर जूफेन के अलावा और ऐसा कौन ही कर सकता है? तो फिर भाई यहाँ पे जूफेन का नाम सुनकर के तो वेनरेबल्सी के टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि वो कमीना खूनी दानव, ये सब कुछ उसकी ही चाल थी, ये उसका हमारे लिए बिछाया हुआ एक जाल था और उसकी पहले से माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं थी। उसने ये क्राइम अपनी फुल इंटेंशन के साथ किया है और अब रूल्स के हिसाब से हम उसे छू भी नहीं सकते। तो तब ग्रैंड एल्डर भी आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ इस संबंध में जूफेन ने शुरू से ही उन दोनों एल्डर्स को मारने की योजना बना रखी थी, लेकिन साथ ही उसने ये काम बिल्कुल फ्लॉलेसली भी किया। इस सब बात के बारे में याद करके वेनरेबल्सी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि उस डेवियस कमीने ने हमारे साथ छल किया, मगर लेकिन जिस जगह पर उसके पास फुल पावर होती है उस जगह पे तो वो कुछ नहीं बोलता और फीका पड़ जाता है। यहाँ तक कि उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए हमारे दो इथेरियल स्टेज के एल्डर्स भी मार डाले, जो कि आज तक हमारे सेक्ट की हिस्ट्री में
कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब इस वजह से वो इस सेक्ट का इकलौता सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर बन चुका है। और अब जब डबल ड्रैगन गैदरिंग सीधा हमारे दरवाजे पर खड़ी है तो इसका फायदा उठाते हुए वो सेक्ट को अपनी मर्जी से चलाएगा। तो ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, वो सचमुच में एक बहुत ही बड़ा ग्रेट जीनियस है और उसके रहते तो हम लोग जरूर से डबल ड्रैगन गैदरिंग के मिडिल 3 सेक्टों में तो शामिल हो ही सकते हैं। तो तब ये सुन वेननेवल गुस्से में कहते हैं कि अगर वो हमारे ही पक्ष में नहीं है तो इसका क्या फायदा, क्योंकि इस सब से आखिर में सिर्फ हम ही लोग काफी ज्यादा सफर करने वाले हैं और आने वाले फ्यूचर में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। कर्नल कहते हैं कि तो आपके कहने का क्या मतलब है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब जब वो दोनों लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन लोगों को अचानक से सेक्ट की इमरजेंसी मीटिंग की घंटी सुनाई देने लगती है। उसे सुनने के बाद ग्रैंड उसे और देखते हुए कहते हैं ये तो इनर सेक्ट मीटिंग की बेल है, तो क्या इसका मतलब। तो वेननेवल भी खड़े होते हुए कहते हैं कि हाँ, वो सेक्ट लीडर है। सचमुच में वो तो बेहद ही ज्यादा फास्ट निकला। अब जब जीवोये ने ये देख लिया है कि उसके कुत्ते ने सभी लोगों को अपने खौफ को दिखा दिया है, तो अब वो स्पंक को प्रमोशन देना चाहता है और उसे लेबर ऑफिस से डायरेक्ट अलाइट एरिया में सेंड करना चाहता है। तो फिर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ओ, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो वेननेवल कहते हैं कि कुछ भी नहीं, हम बस हमारे समय के आने का इंतजार ही कर सकते हैं। और वैसे भी मैं जीवुयो को अपने हाथ की तरह पहचानता हूँ। वो डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए ही ज़ूफेन को इस तरीके से अपलिफ्ट कर रहा था, लेकिन जब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग खत्म हो जाएगी और वो समय बीत जाएगा तो तब ज़ूफेन का वो स्टेटस, उसकी प्रतिभा उसे ही खतरे में डाल देगी और हमें तो बस उस समय का इंतजार करना होगा जब वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ में वाद विवाद में होंगे और इसी तरह एक दूसरे का गला काट देंगे। इसलिए जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक हम चुपचाप ही रहेंगे। तो अब इधर वेननेवल के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्ट लीडर बैठ करके खुशी के मारे हंसते हुए कहते हैं कि अब आप सभी ने ज़ूफेन की पावर्स के बारे में तो सुन ही लिया होगा और अब मैं ये मान सकता हूँ कि उसके डबल ड्रैगन गैदरिंग में भाग लेने पर किसी को भी अब कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना। सेक्ट लीडर की ये बात सुन करके तो साइड वाले सभी एल्डर्स और वेननेवल्स तो एक ही झटके में हम सेक्ट लीडर की बात को मान जाते हैं, जबकि अपोजिट साइड वाले एल्डर्स और वेननेवल्स के पास भी अब इस बात को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता और वो लोग भी आगे कुछ ना बोलते हुए सेक्ट लीडर की बात के लिए एग्री करते हैं। तो सेक्ट लीडर भी उन्हीं लोगों की ओर देखने लगते हैं और फिर अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन ज़ूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग की प्रतियोगिता को अपने अलाइट लेबर ऑफिस से होने देने के अनुरोध करते हुए एक अलाइट डिसाइपल बनना नहीं चाहता है और उसकी डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने की यही एकमात्र रिक्वेस्ट है। तो बताएं आखिर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। ज़ूफेन की इस रिक्वेस्ट के बारे में सुनकर के तो अपोजिट साइड वाले सभी एल्डर्स और वेननेवल्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और सेक्ट लीडर से कहने लगते हैं कि मगर सेक्ट लीडर तो सभी रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। सेक्ट लीडर वो बदमाश अब सचमुच में बहुत ही ज्यादा घमंडी हो रहा है और आपको उसे अब और ज्यादा बढ़ावा देने की बजाय उसे अपने नियंत्रित करना चाहिए। तो तब दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ सेक्ट लीडर, नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। मगर तभी उन सभी लोगों को रोकते हुए वेननेवल्स अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि नियम हमेशा ताकतवर लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए बनाए जाते हैं और वही ताकतवर लोग ही इन नियमों को बदल सकते हैं। और अब क्योंकि ये ज़ूफेन की रिक्वेस्ट है इसलिए मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। तो अब इधर वेननेवल को इस तरीके से इतनी आसानी से एग्री होता हुआ देख करके सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा हैरानी से उन्हीं की ओर देख रहे होते हैं, जबकि वेननेवल की और वेननेवल भाई भी एकदम शॉक हो गए होते हैं। मगर इसी के साथ अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके अगले एपिसोड में, क्योंकि ये वाला तो हो गया है यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक्ट हॉल में वेननेवल को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ते हुए सेक्ट लीडर से कहते हैं कि अब क्योंकि ये ज़ूफेन की रिक्वेस्ट है तो मैं इसके लिए पूरी तरीके से एग्री हूँ। इधर वेननेवल के इस जवाब को सुनकर के तो सेक्ट लीडर, वेननेवल भाई और वेननेवल की तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जबकि तभी अगला सीन हमें सेक्ट हॉल के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि बाकी के अदर एल्डर्स और वेननेवल्स बाहर जा रहे होते हैं। जबकि तभी उनमें से एक एल्डर हंसते हुए कहता है कि आखिर कब इस तरीके से टाइम चेंज हो गया। हमारे सेक्ट का एक छोटा सा और बेकार सा हिस्सा जिसे कि आज तक हमने अपने पैर की धूल के अलावा कुछ नहीं समझा, और आज देखो वही जगह हमारे सेक्ट का सेंटर बन चुका है, यहाँ तक कि अब तो वो अलाइट एरिया से भी ज्यादा ऊपर उठ रहा है। तो
तब ये सब सुन आगे वाला एल्डर भी कहता है कि आखिर इस चीज को एक्सेप्ट करने में क्या मुश्किल है, क्योंकि फिर भी वो सड़े हुए लेवर्स डिसाइपल्स और खदानों की आवाजाही की साफ सफाई कर रहे हैं और अब से एलाइट लेबर ऑफिस डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाने के लिए डिसाइपल्स को सेलेक्ट करना शुरू कर देगा, जिसमें कि ज़ूफेन अकेला ही उसका इंचार्ज होगा। तो तब पीछे वाला एल्डर भी कहता है कि हाँ, क्या ये सच नहीं है कि वो तीनों वेनरेबल्स भी वहाँ से चले गए, और क्या आपने देखा कि कैसे वेनरेबल सी भी अब चुप हो चुके हैं। और आखिर में एंड पे आकर के ये शब्द हमेशा सच्चे ही कहलाए जाते हैं कि हमेशा पावरफुल के सामने ही सब झुकते हैं। इधर तभी सीन हमें वापस से अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सेक्ट लीडर अपने सिंहासन से उतरते हुए वेनरेबल सी की ओर आगे बढ़ते हैं और स्माइल करते हुए वेनरेबल सी से कहते हैं कि वेनरेबल सी, लगता है कि आज के दिन आप अपने बेड की गलत साइड पर सो करके उठे हो, क्योंकि पता नहीं आज क्यों आपने मेरी किसी भी बात को लेकर के जरा सा भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तो वेनरेबल सी भी उन्हें बाउ करते हुए हंसते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर, आखिर मैंने कभी भी आपसे बहस कब की है? मैंने तो हमेशा से ही आपके साथ आर्ग्यू बस सेक्ट की भलाई को लेकर के ही किया है, और इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी भी बात की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। और इस बार मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपना एक नाम बनाने के लिए हमारे सेक्ट के पास ज़ूफेन एक सबसे बेस्ट चांस है। इसलिए सचमुच में मुझे उसे क्रिटिसाइज करने के लिए जरा सा भी कोई भी रीजन दिखाई नहीं देता है, और मैं तो बस यही होप करता हूँ कि वो हमारे सेक्ट के लिए आगे काफी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को लेकर के आए। इतना कह करके फिर वेनरेबल सी सेक्ट लीडर की ओर घूर करके देखने लगते हैं, लेकिन फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि अब अगर यहाँ पर मेरा कोई और काम नहीं रह गया है तो सेक्ट लीडर प्लीज अब मैं यहाँ से पहले जाना चाहूंगा। इतना कह करके वेनरेबल सी वहाँ से वापस से मुड़ करके जाने लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही वो गेट पे आकर के रुक जाते हैं और फिर मुड़ करके हंसते हुए सेक्ट लीडर की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर, एक चीज के लिए तो बिल्कुल ही सही है, जैसा कि आपने कहा नया हमेशा पुराने की जगह ले लेता है, लेकिन उसकी प्रेरणा बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है। आज के दिन तो उसके लिए सेक्ट के नियम बदल दिए गए हैं, लेकिन कल जरूर वो किसी की कुर्सी पर अपना हक जमा लेगा। तो वेनरेबल सी की ये बात सुनकर के तो सेक्ट लीडर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और फिर गुस्से में बुरी तरीके से चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि आखिर तुमने अभी अभी ये क्या कहा? तो वेनरेबल सी वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ये तो सेक्ट लीडर के लिए सिर्फ एक ओल्ड मैन की एक बेकार सी बकवास है। नए की जगह पर हमेशा एक दिन नया आ जाता है, लेकिन मुझे तो आश्चर्य है कि आखिर ये कितने आगे तक जाएगा, क्योंकि पुराना कितना भी ज्यादा अच्छा काम क्यों न करे उसे एक दिन तो रिप्लेस करा ही जाता है। सेक्ट लीडर को ये सब सुनाते हुए वेनरेबल सी वहाँ से जोर जोर से हंसते हुए चले जाते हैं, जबकि अब सेक्ट लीडर उन्हें जाता हुआ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाते हैं। लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं और फिर इस सब चीज के बारे में सोचते हुए एकदम विलन की तरह सीरियस टोन में ज़ूफेन का नाम पुकारते हैं। मगर तभी इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें वापस से लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लेबर्स अब खुश होकर के अपने अपने काम को कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो दो लड़के अपने सामने गुयू को खड़ा होते हुआ देख कर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि इधर गुयू अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए खड़े होकर के अपनी ब्लैक पावर्स को अनलेस करते हुए उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका फेस भी काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। तब इधर वो दोनों डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आज उस बात को 7 दिन हो गए और ये अभी तक 7 दिनों से यहाँ पे खड़े हुए हैं। तभी वो दूसरा वाला डिसाइपल कहता है कि क्या तू यहाँ पे मरना चाहता है? जल्दी से यहाँ से चल, हमें जल्दी निकलना होगा। इतना कहकर के वो दोनों डिसाइपल्स वहाँ से भाग जाते हैं, मगर तभी कोई अचानक से गुयू के पीछे आता है, कि गुयू भी अपने पीछे देखते हुए कहता है, ओ ओल्ड मैन युआन। लेकिन फिर साथ ही वो 1 मिनट के लिए पोज लेता है और एल्डर युआन की ओर देखने लगता है और फिर साथ ही वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए एल्डर युआन से कहता है, एल्डर युआन, आखिर आप फाइनली वापस आ ही गए। इसका मतलब गुयू 7 दिनों से एल्डर युआन का यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तो तब एल्डर युआन भी हंसते हुए गुयू से कहते हैं, सर गुयू, आखिर अब आपको मेरी यहाँ पर क्या जरूरत है और मुझे बताएं कि आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो तब गुयू कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये एक ऑर्डिनरी सा ओल्ड मैन है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितना ही ज्यादा क्यों न देख लूं, ये वही रहेगा। इसके अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं है और ये भी बिल्कुल बाकी के ओल्ड मैन की तरह ही दिखता है, लेकिन जब यहाँ पर ज़ूफेन भी खुद को इनके नीचे रख सकता है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। करके गुयू सबसे पहले झुक करके एल्डर युआन को रेस्पेक्ट शो कराता है और फिर उन्हें बताते हुए कहता है कि एल्डर युआन, मुझे यहाँ पर स्टीवर्ट ज़ू ने भेजा है ताकि मैं यहाँ पर आपसे अपने हर्ट को लेकर के कुछ एडवाइस ले सकूं, इसलिए प्लीज कृपया मुझे इसका ज्ञान दीजिए। इधर गुयू को ये सब करता हुआ देख करके युआन भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बुरा नहीं है, तुमने यहाँ पर मुझसे इस तरीके से बात करके अपने अहंकार पर काबू पा लिया है और अकेला तुम्हारा ये कार्य ही तुम्हारे आने वाले नियर फ्यूचर में एक काफी ज्यादा ग्रेट प्रोग्रेस का संकेत दे रहा है। और इतने लंबे समय से ज़ूफेन के बगल में रहने से तो मैं भी काफी
काफी ज्यादा बदलाव और फायदे हुए हैं। तब इधर एल्डेजुआन की ये सारी बातें सुन और उनकी आंखों में देख गुयू भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि अरे उसका मूड आखिर इस तरीके से कैसे बदल गया। उसकी आंखें इतनी गहरी है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ना खत्म होने वाले कुएं के अंदर डूब रहा हूँ। और आखिर ये ओल्ड मैन असलियत में कौन है और आखिर लेबर ऑफिस में इतने सारे फ्रीक विकृत व्यक्तियों को क्यों छुपा रहा है। गुयू इधर ये सब सोच ही रहता है जबकि इधर एल्डेजुआन वहाँ से जाते हुए गुयू से कहते हैं कि गुयू मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें इस संसार को देखने का मार्ग बताऊंगा। तो एल्डेजुआन के इतना कहते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एल्डेजुआन गुयू को अपने पीछे पीछे किसी जगह पर ले आए होते हैं और फिर थोड़ा और आगे बढ़ करके वो एक जगह पे आकर के रुकते हैं जहाँ पे कि एक चींटियों का घर होता है जिससे कि वो अंदर बाहर जा रही होती है। तभी उन्हें देख एल्डेजुआन कहते हैं कि आखिर तुम इन चींटियों को कैसे मारोगे। तो गुयू कहता है कि सिर्फ अपने एक पैर की ठोकर के साथ, और कैसे। तो ये सुनकर तो एल्डेजुआन हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये छोटे से जीव सिर्फ इसी वजह से मर सकते हैं, तुम एक बार इसे ट्राई करके देखो। तो इतना सुनते ही गुयू आगे बढ़ करके अपने पैर से उन चींटियों को कुचल देता है, जिसके बाद वो जैसे ही अपना पैर हटा करके देखता है तो उसके पैर से कुछ चींटियां तो मर गई होती हैं लेकिन कुछ बच भी गई होती हैं। ये देख करके एल्डेजुआन भी कहते हैं कि देखा, उनमें से कुछ फिसल कर बच भी गई हैं। यही तुम्हारी ये वर्तमान स्थिति है, तुम्हारे पास शक्ति तो है लेकिन उसका उपयोग करने के लिए तुम्हारे पास उसका कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि अपने जैसे किसी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट से लड़ना भी एक चुनौती है। और तुम अभी तक इंटरसेक्ट में अपना रास्ता बनाते हुए आए हो, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, बल्कि वो इसलिए था क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई रियल एक्सपर्ट नहीं था। और आगे तुम देखोगे कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में सिर्फ और सिर्फ फर्म हार्ट वाले लोग ही होंगे, और स्पेशली तौर पे तो मिडिल और सुपीरियर 3 सेक्टरों में से। और धक्का दिए जाने से बदले में वो भी बदले में और ज्यादा जोर से धक्का देंगे। तो एल्डेजुआन की ये सारी बातें सुन करके गुयू भी घबराते हुए उनसे पूछता है फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो तब एल्डेजुआन उससे कहते हैं कि हम फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर इन चींटियों को कैसे मारें। तो गाइस अब इधर एल्डेजुआन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुयू को दिखाया जाता है जो कि उन सब चींटियों को एक साथ में ना मार पाने की वजह से एल्डेजुआन से पूछता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तब एल्डेजुआन कहते हैं कि हाँ, अब वही क्वेश्चन फिर से वापस आता है कि आखिर अब हम इन चींटियों को कैसे खत्म करें। इतना कहकर के एल्डेजुआन आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक चींटी को अपने हाथ में उठा लेते हैं। साथ ही फिर गुयू से कहते हैं कि तुम्हारी किक बिल्कुल कैजुअल थी क्योंकि तुमने इन चींटियों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। तो अब मुझे बताओ कि आखिर क्या हो अगर तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो और तुम्हारे आसपास में सिर्फ और सिर्फ यही आखिरी चींटियां हो। तो तब गुयू हंसते हुए कहता है कि एल्डेजुआन मैं अभी रेडियन स्टेज पर हूँ, तो इसलिए मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो गुयू के इस अजीब से आंसर को सुन करके तो एल्डेजुआन भी अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं कि मैं खाली उदाहरण के तौर पर तुम्हें सोचने के लिए कह रहा हूँ, या फिर तुम इसे एक बच्चे के भूख के उदाहरण के तौर पर भी ले सकते हो। तो बताओ आखिर तब तुम इन चींटियों से कैसे निपटोगे। तो एल्डेजुआन की ये बात सुनने के बाद में गुयू उन चींटियों को देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। उन्हें देखते हुए भूख के बारे में सोचने लगता है। तभी उन्हें देखते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जो देख एल्डेजुआन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, तो तब तुम्हें इन सबको खाना होगा वरना तुम मारे जाओगे। ये सब कहते हुए एल्डेजुआन भी अपने ऑरे को रिलीज करने लगते हैं। तो देख करके तो गुयू भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते हुए एल्डेजुआन को देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये ओल्ड मैन सचमुच में क्या है। तो इधर एल्डेजुआन एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक शेर भी खरगोश से लड़ाई लड़ता है जब वो भूखा होता है, इसलिए तुम्हें भी किसी को मारने के लिए अपना खुद का रीजन ढूंढना होगा वरना तो तुम कभी भी किसी को मारने के लिए अपना पूरा नहीं दे पाओगे। क्योंकि हेवेंस भी हर एक जिंदा चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूल है लेकिन साथ ही बिल्कुल निष्पक्ष भी। इसी प्रकार डिमोनिक और राइटियस पार्ट दोनों ही एक साथ मौजूद रहते हैं। राइटियस लोग जीवन को प्यार करते हैं जबकि डिमोनिक उसी जीवन के वध का अनुसरण करते हैं, लेकिन जीवन को एक मीनिंग देने के लिए हत्या जरूर करनी चाहिए या फिर अपने मार्ग में आने वाले हर एक इंसान को मार देने से एंड पे जाकर के तुम सही मार्ग से भटक जाओगे और इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें एक राक्षस बनना ही पड़ेगा और सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। मुझे बताओ जब कभी तुमने यहाँ के किसी एक डिसाइपल को मारा तो क्या वही तुम्हारी असली शक्ति थी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो क्या है। तुमने ज़ूफेन को तो देखा ही होगा कि वो सरल कुटिल सटीक प्रहार वो सभी के सभी हमेशा किसी को मारने के लिए होते हैं। तो इसलिए जाओ और जाकर के एक लेबर बनो, जैसा कि ज़ूफेन ने कहा
और ये तुम्हें तुम्हारे हर्ट को ग्रो करने में मदद करेगा। सचमुच युवा बहुत ज्यादा अहंकार होते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो कि आप में से हर किसी में है, और टैलेंट के मामले में तो ये अहंकार दोगुना हो जाता है। लेकिन रास्ता हमेशा मोड़, ट्विस्ट एंड टर्न से भरा पड़ा होता है, और इसलिए कभी कभी संयम बरतना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और जब तुम ज़ूफेन की तरह ऐसा करना सीख लोगे तो तब तुम भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस करने लगोगे, और ये फ्यूचर में तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब एल्डर जुआन के ये सब समझाने के बाद जहाँ गुयो भी सब कुछ समझ गया होता है, जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है, और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एल्डर जुआन गुयो के चले जाने के बाद में वहीं पर खड़े होते हैं। तभी अचानक से उन्हें कोई अपने पीछे आते हुए सेंस होता है, और उसे देख वो थोड़ा हैरान हो गए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ूफेन होता है, जो कि हंसते हुए तालियां बजाते हुए एल्डर जुआन के पास आता है और उनसे कहता है कि एल्डर जुआन के शब्द हमेशा की तरह सच्चे और एकदम घर जैसे हैं, और ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने सुना है सही मार्ग पर चलने के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, और इसलिए मुझे आगे भी इसे एनालाइज करना पड़ेगा। अब इधर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुन एल्डर जुआन भी उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, अब इस बूढ़े का यार इस तरीके से मजाक तो ना उड़ाओ, क्योंकि वैसे भी तुम इस काम में मुझसे कहीं गुना ज्यादा माहिर हो। तो ज़ूफेन भी उनसे कहता है कि आप कितने दयालु हैं एल्डर जुआन, मैं केवल एक रात आपसे बात करना चाहता था, और जैसे गुयू ने तुम्हारा 7 दिनों तक इंतजार किया वैसे मैंने भी किया है। तो तब एल्डर जुआन भी ज़ूफेन से कहते हैं कि ये इंतजार व्यर्थ है, बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। तो एल्डर जुआन के इस जवाब को सुनकर के तो ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान हो गया होता है, और उनसे पूछता है कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है। तो तब एल्डर जुआन उससे कहते हैं कि यही मेरी लाइन है, और आखिर आप कब डीमन सोल सेक्ट के बुरे पक्ष में आ गए, वो अभी फिलहाल हमारे दरवाजे पर हैं और आपके ही बारे में पूछ रहे हैं। तो एल्डर जुआन की ये बात सुन ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ, थर्ड यंग मास्टर, हाँ। तो एल्डर जुआन भी कहते हैं कि हाँ वही है, लेकिन उसके साथ में कोई और भी है, और वो है उसका सेकंड बिग ब्रदर, वो सेकंड यंग मास्टर, जो कि यहाँ पर एलाइट एरिया को चैलेंज करने के लिए आया है, लेकिन इसमें आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़ूफेन कहता है कि वो मेरे लेवर्स के पीछे पड़ा है। तो एल्डर जुआन कहते हैं कि आखिर कौन आपके लेबर ऑफिस के मामलों में दखल देने के लिए आएगा। हालांकि सेक्ट लीडर ने लेबर ऑफिस से अपनी अंगूठी साफ करा दी, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हालांकि अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें उन एलाइट्स में से एक बनना ही पड़ेगा। एल्डर जुआन की ये सारी बातें सुन ज़ूफेन भी कहता है जी वो ये अब मुझे मजबूर कर रहा है, और वो लोग एलाइट एरिया के लिए आए थे, तो फिर आखिर आप लोग लेबर ऑफिस को इसमें क्यों घसीट रहे हो। तो एल्डर जुआन कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सेक्ट लीडर ही है जो कि सेक्ट की रेपुटेशन के लिए इतनी ज्यादा अटेंशन दे रहा है, और इस लेबर ऑफिस के मैनेजर होने के नाते ये एक ऐसी चीज है जिसके के बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एल्डर जुआन कितना कहते हैं अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, और अगले सीन हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे कि पीट करके नीचे जमीन पर फेंक दिया होता है, और तभी हमें डीमन सोल सेक्ट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। तभी पीछे ब्लैक मूंछ वाला बंदा कहता है कि तुम इसे डीमन स्कैमिंग सेक्ट का एलाइट एरिया कह रहे हो, मगर ये लोग तो सिर्फ एक हिट को भी नहीं सह पा रहे हैं। तो उसके आगे वाला बंदा यानी कि सेकंड यंग मास्टर कहता है, थर्ड यंग ब्रदर, क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो लड़का इसी डीमन स्कैमिंग सेक्ट से था। तभी हमें थर्ड यंग मास्टर को दिखाया जाता है, और अगर आप लोगों को याद नहीं तो ये वही बंदा है जिसे कि ज़ूफेन ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट में अंदर आने से पहले सबसे पहले पेला था। तो अब ये थर्ड ब्रदर अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर, इसमें कोई शक नहीं है, तो उन तीनों छोटे छोटे डीमंस को उसे स्टीवर्ट ज़ू कहते हुए सुना है। तो बताओ आखिर वो कमीना लड़का कहाँ है, उसे अब इस तरीके से बुजदिलों की तरह छुपाना बंद करो, और अभी के अभी मेरे सेकंड ब्रदर से फाइट लड़वाओ। तो अब तो भी ये सब सुन वहाँ पे वेनरेबल सी आते हुए कहते हैं, आप भले ही मिडिल 3 सेक्टों में से आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लाने के लिए इस तरीके से फोर्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मैं तुम लोगों से ये एक बार कह रहा हूँ और फिर से नहीं कहूंगा, ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट हमारा एक सेक्ट है, ना कि कोई क्लैन जिसमें कि कोई स्टीवर्ड वगैरह हो। आप लोग क्यों ना हमारे एक्सटेंसिव रेंज ऑफ एल्डर्स ऑफ वेनरेबल्स में से किसी को चुन ले। तो अब तो भी वेनरेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो उन लोगों का डीमन सोल सेक्ट का एल्डर मो वो भी वेनरेबल सी से कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ लोगों के साथ एक स्पा और हमारे सेक्टों की दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। तो फिर आखिर ये बात एल्डर्स के बीच में पॉसिबल कैसे हो सकती है, वरना कुछ लोग तो इसे युद्ध की कार्रवाई मानने लगेंगे। अब ये सुनने के बाद में वेनरेबल सी तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं ये ओल्ड मैन सीधा सीधा हमें धमकी देने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनके सामने सेक्ट लीडर ज़ी वो अभी भी शांत खड़े होते हैं। तभी डीमन सोल सेक्ट का सेकंड यंग मास्टर जोश में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बस इतना सा ही है डीमन स्कैमिंग सेक्ट का बेहतरीन टैलेंट। अब मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है, आखिर तुम लोग पिछली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे, और अब मुझे लगता है कि अगली बार तो मैं अकेला ही इसको जीत जाऊंगा।
तो अपने थर्ड ब्रदर की ये बात सुनने के बाद में ब्रदर और एल्डर भी ह्यूमन स्कैमिंग सेक्ट का मजाक बनते हुए देख करके हंस रहे होते हैं। जबकि उन्हें इस तरीके से देख सेक्ट लीडर तो अपने मन में कहते हैं कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया। मगर सेक्ट लीडर के इतना कहते ही अचानक से कोई चीज बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, सीधा थर्ड यंग मास्टर से जाकर के टकराती है। हालांकि थर्ड यंग मास्टर को इससे ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो टकराने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि एक साफ सफाई करने वाली झाड़ू होती है। करके तो थर्ड यंग मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या एक झाड़ू। तभी वहाँ पे कोई उसके सामने आते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम पूरे के पूरे एलाइट एरिया को इस तरीके से चैलेंज कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास सचमुच में ये करने के लिए कुछ है भी, और क्या सचमुच में तुम इस चीज के लिए वर्दी भी हो। इसी के साथ में हमें वहाँ पर बाइलियन और ल्यूजी को दिखाया जाता है। साथ ही जो उन सबसे आगे होता है वो होता है की चेंगलॉन्ग, एलाइट एरिया का टॉप डिसाइपल, जो कि वहाँ आते हुए उन लोगों से कहता है कि जो यहाँ पर आया है वो जू फैन नहीं बल्कि वो है यूनिफॉर्म एरिया का की चेंगलॉन्ग और उसके साथी। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारे ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। बाकी अब मिलते हैं कल इसके अगले एपिसोड में।